हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ये 2024-25 का हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 क्लास 9th का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसकी जो मार्क्स हैं टोटल मार्क्स 80 है। 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर आपको उसके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो जो आप गद्यांश से ढंग से पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन का गद्यांश। तो पहला क्वेश्चन है, आदर्श विद्यार्थी के लिए कठिन कार्य को सरल बनाने में कौन सहयोगी होता है। तो आदर्श विद्यार्थी कौन होते हैं? आइडियल स्टूडेंट, जो हर काम अच्छे से करते हैं। तो जो आदर्श विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यार्थी कठिन कार्यों को कैसे सरल बनाते हैं? तो परिश्रम करके, हार्डवर्क करके, मेहनत कर कर वो क्या करते हैं, किसी भी कठिन कार्य को आसान बना देते हैं। इस गद्यांश के हिसाब से इसका आंसर है परिश्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, किसके लिए असंभव कार्य भी संभव और कठिन कार्य भी सरल होता है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए असंभव कार्य संभव हो सकते हैं और कठिन कार्यों को वो सरल बना सकते हैं? तो इसका आंसर है पुरुषार्थी के लिए। जो मेहनती व्यक्ति होता है उसके लिए कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषार्थी के लिए। इसके बाद ग है, आदर्श विद्यार्थी ने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या अपेक्षित नहीं होता। जो आदर्श विद्यार्थी होता है उसको अपने जीवन में किस चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए? तो उसे सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदर्श विद्यार्थी निरंतर क्या करता रहता है, मेहनत करता है। उसे आराम की कामना नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुख की कामना। अगला है, आपको अति लघु प्रश्न देने के आंसर देने हैं यहाँ पे। तो जैसे तो यहाँ पे स्टेंजा के हिसाब से ही आपको इनके आंसर देने हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 में देखिए, स्टेंजा 2 में क्या है? स्टेंजा 2 में आपको क्या दे रखा है? स्टेंजा 2 में आपको दे रखा है एक पद्यांश दे रखा है। ठीक है, पहले वाले में क्या दे रखा था? गद्यांश दे रखा था। इस बार दे रखा पद्यांश। लिखा है ना पद्यांश। पद्यांश पोयम से दिया जाता है, कविता से पद्यांश दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कविता ऐसी है, जो निकल कर बादलों की गोद से ये थी अभी एक बूंद, कुछ आगे बढ़ी सोच ने फिर यही जीने लगी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल से, जल उठी गिरी उंगार पर किसी की चू पड़ी, या कमल के फूल में बह उठी उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी एक सुंदर सी का मुंह खुला, वह उसी से जा गिरी मोती बनी। लोग अक्सर है झिलकते सोचते, जबकि उसमें छोड़ पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता कर। ठीक है, तो ये कविता है, उसके पद्यांश के हिसाब से आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो पहला है, बादलों की गोद से कौन निकलती है। तो यहाँ पे बूंद के बारे में बात हुई है, तो बादलों के गोद से कौन निकलती है? तो बूंद निकलती है। तो ऑप्शन है एक, बूंद। बूंद क्या सोचने लगी। दूसरे में बोला है बूंद क्या सोचती है। तो बूंद क्या सोच रही है? तो बूंद सोच रही है कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। बूंद क्या सोच रही है? मैं घर छोड़कर क्यों निकली, और मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सेकंड और थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि दोनों ऑप्शन ठीक है, सेकंड भी और थर्ड भी। और फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? सेकंड और थर्ड। तो बूंद क्या सोच रही है? मैं घर छोड़कर क्यों निकली, और मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी। आपने अभी कविता में पढ़ी थी ना दोनों चीजें, तो वो दोनों चीजें क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खा वाले का आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला है, कौन सा फूल खिला था। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा कौन सा फूल खिला था। तो फूल कौन सा खिला है? तो फूल खिला है कमल का। कौन सा फूल खिला है? इस संज्ञा के हिसाब से कमल का फूल खिला है। इसमें कमल की बात हो रही है, गुलाब, गेंदे, चमेली की कोई बात नहीं है। अगर आप संज्ञा में क्या लिखा हुआ है? कमल का, तो कमल का फूल खिला है। तो आंसर इसका कमल हो जाएगा। अब इसके अति लघु क्वेश्चन है, आपको वो बताने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन सेक्शन खंड 6 जो दे रखा है व्यवहारिक व्याकरण। इसमें व्याकरण है। तो पहला दिया है आपको, निम्नलिखित उत्तरों के प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर। तो हमें प्रत्यय के आधारित पे क्या करने हैं? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आइए प्रत्यय छाटना सीखते हैं। तो जो हमारे को
सेक्शन खंड क्या करना है, उसमें क्वेश्चन थर्ड में हमारे को क्या निकालना है, हमें उपसर्ग और प्रत्यय सर्च करने हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहला है अति का, अति उपसर्ग का प्रयोग करके दो नए शब्द। तो अति से हम बना सकते हैं अतिरिक्त, और दूसरा बनाएंगे अतिकर्मण। तो अति से क्या बन सकता है, अतिरिक्त और अतिकर्मण। तो दो अति से हमने उपसर्ग से दो नए शब्द बनाए। दूसरा है असंभव, असंभव शब्द से हमें मूल शब्द और उपसर्ग निकालना है। तो असंभव तो अ तो उपसर्ग है, और संभव क्या है इसका, संभव इसका मूल शब्द है। पहले वाला आ तो इसका क्या होगा, उपसर्ग होगा, और संभव इसका मूल शब्द होगा। थर्ड है व्यापारिक, व्यापारिक, व्यापारिक शब्द के से हमें क्या बनाना है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। तो देखो व्यापारिक से अगर हम मूल शब्द व्यापारिक का क्या होगा, व्यापार, व्यापार तो मूल शब्द होगा, और इक क्या होगा इसका प्रत्यय। व्यापार मूल शब्द और इक प्रत्यय। और एक है ईला, ईला प्रत्यय का प्रयोग करके दो नए शब्द बनाने। तो ईला से दो शब्द बन सकते हैं, चमकीला और रसीला। ईला से दो शब्द बनेंगे, चमकीला और रसीला। तो अति से उपसर्ग समझ आए, दो नए शब्द कौन से हैं, अतिरिक्त, अतिकर्मण। असंभव में अ उपसर्ग है और संभव आपका मूल शब्द है। ईला से दो नए शब्द बन गए, चमकीला, रसीला। आप कोई और शब्द भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही शब्द बनाए। व्यापारिक से व्यापार मूल शब्द होगा और एक प्रत्यय होगा। ठीक है, मगर व्यापारिक से आपका यही बनेगा, मूल शब्द व्यापार और एक प्रत्यय। अब क्वेश्चन 4, समस्त पदों को विग्रह करके समास के नाम लिखे। चलिए समास देख लेते हैं, समास क्या होंगे इनके। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें हमारे को क्या बताना है, समस्त पदों को विग्रह करके समास के नाम लिखने हैं। पहला कौन सा है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति इसका समास बनेगा शक्ति के अनुसार, और ये अभिव्यव समास बनेगा। क्या बनेगा, अभिव्यव समास। यथाशक्ति से शक्ति के अनुसार, और ये कौन सा है, अभिव्यव समास। दूसरा क्या है, दूसरा है नील कमल। तो नील कमल का क्या है, नीला है जो कमल, ये कर्म धारक समास बनेगा। ये कौन सा बनेगा, कर्म धारक समास। नील कमल यानी नीला है जो कमल, कर्म धारक समास है। थर्ड है आपका गद्य, तिरंगा। तिरंगा दो तरीके से कर सकते हैं आप तिरंगा। एक तो तीन रंग है जिसके, अगर तीन रंग की बात करी तो वो बहुब्रीहि समास होगा। तीन रंग है जिसके तो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। मगर तीन रंग वाला तिरंगा जो होता है हम उसे राष्ट्रीय ध्वज भी बोलते हैं। तो अगर तीन रंगों का समूह है तो हम इसे द्विगु समास बोलेंगे। अगर हमने तीन रंगों से डिफरेंशिएट करा तो बहुब्रीहि समास है, और अगर समूह की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा द्विगु समास। फिर घ है आपका राजकुमार, यानी राजा का कुमार, ये बनेगा संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा बनेगा, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका ठंडा गरम। तो इसे ये ठंडा और गरम, क्योंकि यहाँ पे ये वाला निशान लगा है ना, इस निशान के कारण इसका और यूज होता है यहाँ पे। तो ठंडा और गरम ये बनेगा दद्भव समास। तो समझ आ गया। तो यथाशक्ति कौन सा समास है, अभिव्यव समास। नीलकमल कौन सा समास है, कर्म धारक समास। तिरंगा बहुव्रीहि और द्विगु समास। राजकुमार संबंध तत्पुरुष, क्यों, क्योंकि ये किसी तत्पुरुष संबंध को दिखाता है। और ठंडा गरम ये क्या दिखा रहा है, ये दद्भव समास को दिखा रहा है। क्लियर हो गए, तो आपको समास समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ये समास तो क्लियर है बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि निम्नानुसार कीजिए। तो यहाँ पे कोई चार। तो पहला राकेश 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसको निषेधवाचक वाक्य बनाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना। निषेधवाचक का मतलब नेगेटिव। तो लिख देंगे राकेश 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। तो इसके का क्या लिख देंगे हम, नहीं पढ़ता। क्या लिखेंगे बेटा, नहीं लिख देंगे। तो क्वेश्चन 5 में आपको वाक्य के हिसाब से आंसर देने हैं। तो पहले वाले में आप क्या लिख देंगे, पहले वाले में आप लिख देंगे राकेश 9वीं कक्षा में, निषेधवाचक है तो हम लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे बेटा, लिख देंगे नहीं, राकेश 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। दूसरे बोला है तुम खेलने जाओगे, प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे शुरू में लिख देंगे क्या तुम खेलने जाओगे। तो पहले क्या लिखेंगे, क्या, फिर आगे से सेम सेंटेंस है तुम खेलने जाओगे, प्रश्नवाचक बना देंगे। तीसरा पुनित विद्यालय नहीं जाएगा, विधानवाचक बनाना है। तो इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम इसमें से नहीं हटा देंगे। क्या करेंगे, नहीं को हटा देंगे और लिख देंगे पुनित विद्यालय जाएगा। तो नहीं वाला शब्द क्या करेंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट है अरे कृष्ण तुम आ गए, अर्थ के आधार पर वाक्य को भेद बनाना है। तो ये बनेगा बेटा विस्मृति बोधक सेंटेंस बनेगा। कौन सा, ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा विस्मृति
क्या बनेगा, विस्मदेह बोधक बनेगा, विस्मदेह बोधक। कौन सा ये, विस्मदेह बोधक, विस्मदेह बोधक समझ आ गया, तो ये बन जाएगा विस्मदेह बोधक बन जाएगा। नेक्स्ट है शायद आज बारिश होगी, ये बन जाएगा संदेहवाचक। तो शायद आज बारिश होगी यानी बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो बोला है ना, तो इससे ये कौन सा बन जाएगा, बन जाएगा संदेहवाचक। इसमें हमें संदेह दिखाई दे रहा है, तो संदेह, यहाँ पे अंक की बिंदी आएगी, संदेह वाचक। कौन सा बन जाएगा ये, संदेह वाचक बन जाएगा। समझ आया बेटा, क्लियर हो गया, तो ये कौन सा बन जाएगा, संदेह वाचक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में से अलंकार पहचान कर लिखिए। तो हमारे को क्या करना है, अलंकार पहचान कर लिखने हैं। ये तो क्लियर हो गया ना बेटा आपको। ठीक है, अब अलंकार पहचानने वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अब आपको अलंकार निकालने हैं निम्नलिखित पंक्तियों के हिसाब से अलंकार। तो पहला जो है उसमें लिखा है तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखो तीनों बार यहाँ क्या आ रहा है, तट तमाल तरुवर आ रहा है ना आपका, तट तमाल तरुवर तीनों आ रहा है ना बेटा, तट 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 आ रहा है, तो इसलिए ये कौन सा होगा, यह अनुप्रास अलंकार होगा। देखा ना, तट तमाल तरुवर, तो कौन सा अलंकार है, ये अलंकार होगा आपका अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा बेटा, ये अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। दूसरा वाला लिखा मुदित महीपति मंदिर आए, ये अलंकार कौन सा है आपका, अच्छा दूसरा आपका दूसरा आपका कौन सा, मगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पे देखो दो शब्द आ रहे हैं, बार बार, तो ये कौन सा अलंकार है, ये होगा यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि इसमें दो बार बार लिखा आ रहा है। तीसरा देखो, तीसरे में लिखा है मुदित महीपति मंदिर आए, तो देखो इसमें तीन बार मा रिपीटेड वर्ड आ रहा है ना, इस कारण ये अलंकार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, ये भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट वाला है आपका कहे कवि बैनी बैनी प्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पे देखो बैनी बैनी दो शब्द आ रहे हैं और दोनों के, ठीक है, तो बैनी बैनी दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए ये वाला अलंकार हो जाएगा आपका यमक। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये अलंकार कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, यमक अलंकार। और लास्ट वाला तो सुना ही है आपने, काली घटा का घमंड घटा, ये तो बड़ा कॉमन है, और ये अलंकार भी कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गए, आपको अलंकार समझ आ गया बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अलंकार तो क्लियर हुए ना आपको। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला हमारा वापस से एक खंड ग है। खंड ग में आपको पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बताने हैं कि जो भी गद्यांश है उसके आंसर क्या है। तो हमने ये पूरा पढ़ा है, तिब्बत में यात्रियों वाला आपने पढ़ा हुआ है। तो उसमें पहला है कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है लहासा की ओर। कौन सा पाठ के बारे से लिया गया है, ये कौन सा अध्याय से लिया गया है, लहासा की ओर अध्याय से लिया गया। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, ठीक है, जिसमें तिब्बत यात्रियों के बारे में कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर का नाम है लहासा की ओर। प्रस्तुति गद्यांश के आधार पर बताई गई लेखक कहाँ की यात्रा पर गया है। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिब्बत के यात्रियों के बारे में बात चल रही है, तो वो कौन सी यात्रा पे गया है, वो तिब्बत की यात्रा पे गया है। नेक्स्ट है क्या तिब्बत में पर्दा प्रथा थी, तो तिब्बत के लोगों में पर्दा प्रथा नहीं होती थी, तो इसका आंसर है नहीं होती थी। नेक्स्ट है प्रस्तुति गद्यांश के लेखक का नाम बताएं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसका जो लेखक है उसका नाम है राहुल, ठीक है, राहुल साकृत्यानंद। तो याद कर लेना आपको, उसके लेखक का नाम आपको चैप्टर से मिलेगा। नेक्स्ट है तिब्बती चाय में क्या डालते हैं, तो तिब्बती अपनी चाय में मक्खन भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, सोडा भी डालते हैं। तो तिब्बती अपनी चाय में ये सारी चीजें डालते हैं। तो क्लियर है, आपको इसका आंसर समझ आ गए, ठीक है ना बेटा। तो पहले वाले का आंसर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, लहासा की ओर, ठीक है, और जो लेखक है कहाँ यात्रा करने गया, तो तिब्बत यात्रा करने गया। तिब्बत में पर्दा प्रथा है, तो नहीं है। लेखक का नाम बताएंगे आप, राहुल साकृत्यान। उसके अलावा तिब्बत अपनी चाय में सब चीजें डालते हैं, क्या क्या डालते हैं वो अपनी चीजों में, मक्खन नमक सोडा तीनों डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 करेंगे हम। प्रश्न 9 में आपको एक पोयम दी गई है और आपको पोयम को पढ़ के उसके हिसाब से पद्यांश का देना है। तो पोयम है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नवघर में संभार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वा,
रोना भी मुझे गुनाह, तेरे विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी। इस संस्कृति इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिला बोले तो मोहन के व्रत पर प्राणों की आसव किसमें भर दूं। तो कोकिला बोले तो कवि भाग्य में क्या लिख रहा है, तो कवि अपने इस जो आपने कविता पढ़ी उसमें कवि अपने भाग्य में क्या लिख रहा है, तो कवि ने अपने भाग्य में काली कोठरी लिखी, यानी कवि के भाग्य में क्या आई, कवि के भाग्य में काली कोठरी आई। कोयल कहाँ विचरण करती है, तो कोयल पूरे आकाश में विचरण कर रही है। कहाँ कर रही है, पूरे आकाश में विचरण कर रही है। किसके गीतों की प्रशंसा मिलती है, तो यहाँ पे किसके गीतों को प्रशंसा मिली है, कोयल के गीतों को, क्योंकि कोयल की बोली सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे कोयल के बारे में बात चल रही है, तो कोयल के गीतों को प्रशंसा मिली। मौन शब्द किसके लिए बोला गया है, महात्मा गांधी के लिए। मौन शब्द यहाँ पर कविता में किसके लिए बोला है, महात्मा गांधी के लिए। 10 फुट का संसार किसका है, कवि का। कवि का संसार कितने फुट का है, 10 फुट का है। क्लियर है। तो ये आपकी कविता थी, उसके हिसाब से कविता के क्वेश्चनों के आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे देखिए, ये आपके आंसर बुक के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ये बुक के आंसर है। ठीक है, तो आपको 3 आंसर यहाँ पे देने हैं, 2 यहाँ देने हैं। क्लियर है। इसके बाद आपके पास जो नया है वो ये है, आपको इसके बाद जो खंड घ है उसमें क्या है, खंड घ में आपको एक अनुच्छेद लिखने को बोला गया है 150 शब्दों का। ऑप्शन आपके पास जो आ रहे हैं वो है कंप्यूटर, वर्तमान युग की आवश्यकता, दूसरा अनेकता पे एकता और खेलों का महत्व। कोई से भी तीनों में से कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं, किसी एक के बारे में भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये 6 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। क्लियर है आपको। ठीक है, 150 वर्ड का है तो आपको कम से कम 18 लाइन्स लिखनी है। कितनी लाइन लिखनी है, 18 लाइन्स लिख देना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पत्र दिया हुआ है, मोबाइल देखने से अधिक समय नष्ट ना करने की सलाह देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो छोटे भाई को तुम पत्र लिख सकते हो, आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको पता है आसानी से कर पाओगे। इसके बाद आपको एक स्टोरी बनानी है, लघु कथा बनानी है। ठीक है, जिसमें ये वाले शब्दों का भी आप यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी थोड़ा आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसके बाद 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्रधानाचार्य के बदले एक संवाद है, डायलॉग राइटिंग है, वो आपको करनी है। ये 4 मार्क्स है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। ठीक है, तो ये आपका खंड घ है, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। तो क्लास 9 का ये क्वेश्चन पेपर था हिंदी का, इसको आप आराम से करिए, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस को शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके।